नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारतीय न्याय संहिता की जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, सामान्य अपवाद, उसके बारे में जान रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो सेक्शन 22 तक कवर कर लिया था, तो आज सेक्शन 23 जो BNS है उससे आगे शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 23 BNS, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज बिल। ये जो सेक्शन 85 DIPC की अब सेक्शन 23 BNS बन गई है, तो इसमें ये बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या जानकारी के बिना किसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है और उसके कारण उसे नशा हो जाता है, और नशे की अवस्था में होने के कारण वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके परिणाम के बारे में समझने में असमर्थ होता है कि वो जो काम कर रहा है वो कानून के विरुद्ध है या गलत कार्य है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसमें क्या बात है, दो बातें इसमें कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा, एक तो उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो, इच्छा के विरुद्ध से तात्पर्य ये है कि उसको जबरदस्ती दिया गया हो, नहीं लेना चाह रहा लेकिन जबरदस्ती दिया गया है, और दूसरा उसकी जानकारी के बिना जैसे कई बार होता है ना कि पार्टीज में लोग जो है कोक में मिला के जो है शराब किसी सर्व कर देते हैं, उस प्रकार से। तो या तो उसकी इच्छा के विरुद्ध यानी कि जबरदस्ती, या उसकी जानकारी के बिना दिया गया है और फिर वो नशे में हो जाता है वो व्यक्ति, और नशे के कारण वो जो कार्य करता है उसके कार्य के परिणाम को वो समझने में असमर्थ है कि ये जो काम है ये कानून के विरुद्ध है या ये कार्य जो गलत है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, देखते हैं हम। एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ही वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग। जब वो कार्य कर रहा था उस समय वो नशे के कारण ये जानने में असमर्थ था कि वो जो काम कर रहा है उसका नेचर क्या है, किस तरह का वो काम है। दैट ही वॉज डूइंग बट वॉज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कि वो जो काम कर रहा है वो या तो गलत काम था या कानून के विरुद्ध था, तो नशे के कारण वो इसको जानने में असमर्थ था। दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, और जो भी चीज़ जिससे उसको नशा हुआ है उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी जानकारी के बिना उसको दी गई थी, तो ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 24, ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट ऑफ नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। अब देखिए 23 में तो ये बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या जानकारी के बिना नशा दिया जाता है, कोई नशीली पदार्थ से कोई दिया जाता है और उससे नशा हो जाता है और वो कार्य जो करता है उसके परिणाम को समझने में असमर्थ है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब 24 क्या बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नशा करता है, अपनी मर्जी से नशा करता है, फिर वो भले ही उसको कितना अधिक नशा हो जाए और भले ही फिर उस कार्य के परिणाम को समझने में असमर्थ हो, परंतु उसे उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने वो कार्य पूरे होशो हवास में किया हो। अर्थात 24 क्या बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई नशा करता है और फिर भले ही वो नशे के कारण उस कार्य के परिणाम को समझने में असमर्थ है, तब भी वो इस बात का एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि ये जो काम मैंने नशे में किया है उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने वो कार्य जो पूरे होशो हवास में किया हो। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इफ ए पर्सन डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। कि अगर तो स्वेच्छा से उसने नशा किया है, तब तो अगर वो कोई काम करता है तो उसे उसी प्रकार से जो है दंडित किया जा सकता है या दोषी ठहराया जा सकता है मानो उसने वो कार्य बिल्कुल होशो हवास में किया हो। आगे फिर वही बात आ गई, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तात्पर्य ये कि अगर तो उसको जो नशा जिससे हुआ उसकी इच्छा या जानकारी के विरुद्ध दिया तब तो नहीं, अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति नशा करता है तो सेक्शन 24 बोलती है कि भले ही फिर उस कार्य के परिणाम को नशे की अवस्था में समझने में असमर्थ था, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने वो कार्य पूरे होशो हवास में किया हो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 25,
act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। सेक्शन 25 क्या बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति से, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति 18 साल से अधिक आयु का है और उसकी सहमति से कोई काम करते हैं जिसमें कि ना तो मृत्यु करने की, ना गंभीर चोट पहुंचाने का ना तो नॉलेज है, ना ही ऐसी नीयत है, और फिर अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चोट पहुंच जाती है तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इफ एक्ट इज डन नीदर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट नोर नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि वो जो काम किया जाता है उसमें ना तो व्यक्ति नीयत है, उस काम ऐसी नीयत है कि वो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करेगा, सख्त चोट पहुंचाएगा, ना ही उसको ऐसा नॉलेज है कि वो जो काम कर रहे हैं उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या सख्त चोट पहुंच सकती है। अगला इसका जो है हार्म इज कॉज टू एनी पर्सन विद हिज कंसेंट, और जो हार्म जो उसको पहुंच रहा है उसमें उसकी मतलब कंसेंट होती है, वो पहले कंसेंट देते हैं। पर्सन गिविंग कंसेंट इज अबव 18 ईयर ऑफ एज, और कंसेंट कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मीन्स बोल के या लिख के, इम्प्लाइड मीन्स खाली सिर हिला के। इसको एग्जाम्पल से समझते। मान लीजिए कुछ 10-12 दोस्त हैं जो 18 साल से अधिक आयु के हैं। अब उनमें से एक बोलते कि चलो आज क्रिकेट खेलते हैं। अभी उसमें से 3-4 लोग बोलते हाँ हाँ हमें हाँ मिलाते, ठीक है चलो खेलते हैं। बाकी के लोग जो चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं मतलब क्रिकेट खेलने के लिए। तो जिन्होंने तो बोल के रिप्लाई किया कि हाँ चलिए क्रिकेट खेलते हैं, उनकी कंसेंट होगी एक्सप्रेस। जो चुपचाप पीछे पीछे चल पड़े उनका मतलब उनकी इम्प्लाइड कंसेंट होगी कि ठीक है हम क्रिकेट खेलेंगे। अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 18 साल से अधिक आयु के हैं, तो उनकी किसी की ऐसी नीयत नहीं है कि किसी को ऐसी चोट पहुंचानी है कि उसकी मृत्यु हो जाए या उसको कोई गंभीर चोट पहुंचे। लेकिन अगर क्रिकेट के खेल के दौरान वो फेयर प्ले कर रहे हैं और फिर अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई चोट पहुंच जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगली सेक्शन है 26। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति की कंसेंट से उसके लाभ के लिए किया जाता है तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं है। इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की सहमति से, कंसेंट से उसके लाभ के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य से अगर किसी व्यक्ति को हानि भी हो जाती है तो उसके द्वारा किए गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, वो बीमार है, डॉक्टर बोलता भी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर उससे कंसेंट फॉर्म पे साइन लेता है कि मैं आपका जो ऑपरेशन कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जान बचाई जा सके, परंतु अगर ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ हो गया तो उसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। तो डॉक्टर कंसेंट फॉर्म जो है साइन करवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है उसकी मतलब गुड फेथ में उसकी जान बचाने के लिए कर रहा है। तो अगर फिर वो ऑपरेशन के दौरान उस पेशेंट को कुछ हो भी जाता है तो सेक्शन 26 बोलती है कि उस डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। द एक्ट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन हु सफर्स इंजरी। भी जो काम किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए किया जा रहा है। सच एक्ट इज डन विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। कि भी वो जो काम किया जा रहा है उसकी सहमति से किया जा रहा है कि उसको उस रिस्क से बचाना है, जो हार्म उसमें रिस्क है नुकसान होने का, लेकिन उसको बचाने की नीयत से करना है। इसमें आगे क्या बताया गया है? कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंसेंट जो उसने दी वही है, लिखित बोल के हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। एक्ट इज डन इन गुड फेथ, परंतु जो एक्ट है वो गुड फेथ में ही किया होना चाहिए। एक्ट इज डन विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ though it might have been done with the intention of causing such harm as may result in death। मतलब जो काम वो कार्य किया जा रहा है वो मृत्यु करने की नीयत से नहीं किया जा रहा है, परंतु उसको बचाने की नीयत से किया जा रहा है, भले उसमें उसको नुकसान होने का या उसकी मृत्यु होने का रिस्क रहा हो। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कंसेंट ऑफ गार्डियन। कि कोई काम अगर किसी गार्डियन द्वारा, कोई गार्डियन है किसी बच्चे का या पागल व्यक्ति का, तो वो स्वयं अगर उस पागल व्यक्ति या बच्चे के लाभ के लिए कोई काम करता है या उस गार्डियन की कंसेंट से उस पागल व्यक्ति या उस बच्चे के लाभ के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही उसमें कोई
फिर आगे उसको नुकसान हो जाए। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या है। एक्ट मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन हु इज आइदर माइनर और अंडर 12 ईयर ऑफ एज और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ये जो कार्य किया जा रहा है किसके लिए किया जा रहा है? 12 साल से कम आयु का बच्चा या कोई पागल व्यक्ति है। एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। एक्ट जो किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है। एक्ट मस्ट बी डन बाय द गार्डियन और बाय द कंसेंट ऑफ गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। जो कार्य किया जा रहा है वो गार्डियन द्वारा स्वयं किया जा रहा है या गार्डियन की सहमति से किया जा रहा है। गार्डियन लॉफुल भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है। लीगल गार्डियन कौन होता है? जैसे बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो लीगल गार्डियन। और लॉफुल गार्डियन कौन होता है? जिसे किसी संस्था ने, किसी न्यायालय ने अपॉइंट किया है। तो सेक्शन 27 जो बोलती है कि अगर किसी गार्डियन के द्वारा स्वयं या गार्डियन की सहमति से अगर बच्चा है जो 12 साल से कम आयु का है या पागल व्यक्ति है, उसके लाभ के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और ये जो कंसेंट है ये एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। लेकिन आगे इन्होंने कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई हो, क्या है कि वो इस धारा का लाभ किसी ऐसे कार्य पर नहीं होगा जहां जानबूझकर ऐसे बच्चे या पागल व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए अगर कोई कार्य किया गया है तो उसके लिए इसका लाभ नहीं मिलेगा। एनीथिंग विच द डूअर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन। मतलब इसमें बच्चे की अगर डेथ या जो कोई सख्त चोट है उससे बचाने के लिए ही अगर कोई काम किया जा रहा है या पागल व्यक्ति को मृत्यु या किसी गंभीर चोट से बचाने के लिए काम किया जा रहा है या किसी बीमारी या किसी इन्फर्मिटी शरीर की उससे उसको बचाने के लिए काम किया जा रहा है, तभी इसका लाभ मिलेगा। परंतु अगर जानबूझकर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु करने के लिए कर रहा है या चोट पहुंचाने के लिए कर रहा है तब इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। इस धारा का लाभ सिर्फ तभी मिलेगा कि अगर वो जो है उस पागल व्यक्ति के या बच्चे के लाभ के लिए उसे मृत्यु या सख्त चोट से या किसी बीमारी या किसी इन्फर्मिटी से, शारीरिक कमजोरी से बचाने के लिए किया जा रहा है। और ये जो ऊपर इसकी अवेटमेंट भी अगर कोई करता है भी किसी बच्चे को या पागल व्यक्ति को मारने या सख्त चोट पहुंचाने की, इसकी कोई अवेटमेंट करता है उस पर भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। सेक्शन 28 कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फेयर और मिसकंसेप्शन कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन चाइल्ड। सेक्शन 28। अब हम जो ये बार बार शब्द कंसेंट पढ़ रहे हैं कि गार्डियन की कंसेंट से किया जा रहा है, उस व्यक्ति की कंसेंट से किया जा रहा है, तो ये कंसेंट वैलिड कंसेंट कौन सी होती है वो इस सेक्शन 28 में बताया गया है। तो इसमें बोला गया कि कंसेंट गिवन बाय पर्सन अंडर फेयर ऑफ इंजरी। अगर किसी व्यक्ति ने इंजरी के भय से कंसेंट दिए तो वो वैलिड कंसेंट नहीं होगी। अगली कंसेंट गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, कि अगर किसी व्यक्ति को धोखा देकर किसी व्यक्ति को वास्तव में तथ्य कुछ और है और उसको बताया कुछ और फिर उसकी कंसेंट ले ली मिसकंसेप्शन से, तब भी वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तीसरी एक कंसेंट अगर 12 साल से किसी कम उम्र के बच्चे द्वारा दी गई है तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कंसेंट गिवन बाय पर्सन ऑन अनसाउंड माइंड, अगर कोई पागल व्यक्ति कंसेंट दे रहा है तो वो भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नशे में है और फिर वो कंसेंट दे रहा है तब भी उस कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं मानेंगे। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, कि भी सेक्शन 29 ये बोलती है कि जो पीछे हमने सेक्शन 25, 26, 27 पढ़ी, इनमें जो छूट दी गई है ये किसी ऐसे कार्य पर लागू नहीं होगी जो अपने आप में ही अपराध है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई ऐसा कार्य है जो स्वयं में अपराध है, वो फिर भले ही कंसेंट से भी किया जा रहा है तो उसे इन धाराओं के, इन सेक्शंस का, सेक्शन 25, 26, 27 में जो छूट दी गई है वो नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिसकैरेज होता है कि भी अगर गर्भपात है, गर्भपात करवाना जो कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। गर्भपात सिर्फ उसी अवस्था में करवाया जा सकता है कि यदि उस महिला की जान बचानी है तब, अदरवाइज गर्भपात करवाना जो है वो कानूनन अपराध है। तो अगर कोई किसी की कंसेंट से भी अगर गर्भपात करवा रहा है तो उसके लिए इन धाराओं की जो छूट है उसका लाभ नहीं मिलेगा। या मान लो पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, भले वो कंसेंट से कर रहा है तब भी उसे इन धाराओं का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात सेक्शन 29 क्या बोलती है
कि जो कार्य स्वयं में अपराध है वो भले ही कंसेंट से किया जा रहा है, उसमें छूट का लाभ नहीं मिलेगा। उसमें उन व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ही आएगा, भले ही फिर वो कंसेंट से किया जा रहा हो। सेक्शन 30 है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, मतलब किसी व्यक्ति के लाभ के लिए उसकी सहमति के बिना किसी कार्य का किया जाना। सेक्शन 30 जो पुरानी आईपीसी के 92 थी, ये बोलती है कि अगर किसी व्यक्ति के लाभ के लिए उस व्यक्ति की सहमति के बिना भी कोई कार्य किया जाता है, बिना किसी आपराधिक नीयत के, बिना किसी ऐसे नॉलेज के कि उस व्यक्ति की मृत्यु करनी है या चोट पहुंचानी है, तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति जो बाइक पे सवार होकर जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश हो गया। अब लोग उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने देखा कि भी इसके सिर में इंजरी हुई है और इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब जो व्यक्ति है वो इंजर्ड है और वो बेहोश है, वो कंसेंट दे नहीं सकता। उसके गार्डियन वहां नहीं है, जो लेके आए हैं व्यक्ति वो कोई दूसरे व्यक्ति हैं, तो दूसरे व्यक्ति तो उसके ऑपरेशन के लिए कंसेंट दे नहीं सकते। अब डॉक्टर को लगता है कि अगर तो मैं इनके गार्डियन का पता करूं और फिर उनसे कंसेंट लूं, तब तक तो ये व्यक्ति हो सकता मर जाए। तो डॉक्टर जो है उसकी जान बचाने की नीयत से बिना उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति के गार्डियन की कंसेंट के उस व्यक्ति का ऑपरेशन करता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही फिर उस ऑपरेशन के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु क्यों ना हो जाए। तो सेक्शन 30 बोलती है कि अगर किसी व्यक्ति के लाभ के लिए उसकी कंसेंट के बिना भी अगर कोई काम किया जाता है तो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एक्ट मस्ट बी डन फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, जो एक्ट है, कार्य है, वो किसी व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो, गुड फेथ में किया गया हो, मतलब गुड फेथ मीन्स कि सावधानी और सतर्कता के साथ किया गया हो। एक्ट मस्ट बी रीजनेबल, कि भी वो परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस काम को करना ही पड़ना है। एक्ट मे बी डन विदाउट द पर्सन कंसेंट, कि पर्सन या उसके जो बिहाफ पर जो कंसेंट देने वाले हैं उनकी सहमति के बिना भी ये कार्य हो सकता है। इस धारा का लाभ जो है ऐसी बातों पर नहीं मिलेगा जहां जानबूझकर उसकी व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए काम किया गया हो, या फिर एनीथिंग विच द डूअर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। इसका लाभ तभी मिलेगा कि उस व्यक्ति को मृत्यु से या सख्त चोट से या किसी गंभीर बीमारी या इन्फर्मिटी से, शारीरिक कमी से बचाने के लिए किया जा रहा है, तभी इसका लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे मौके का लाभ होकर उस व्यक्ति की मृत्यु या उसको सख्त चोट पहुंचाने की नीयत से काम कर रहा है, तब इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। और कोई अगर इस कार्य की अबेटमेंट करता है तो वो भी इसका दोषी माना जाएगा। अगली सेक्शन 31 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, मतलब किसी के लाभ के लिए अगर कोई सूचना दी गई है तो वो सूचना देना जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर दैट प्रोटेक्शन मे बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन द कम्युनिकेशन शुड हैव बीन मेड इन गुड फेथ, एक तो, और दूसरा फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन whom it is made, कि अगर किसी व्यक्ति के लाभ के लिए कोई सूचना दी जाती है और उस सूचना के अनुरूप उस व्यक्ति को कुछ हो भी जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आ जाएगा। तो इसमें ये बोला ना, वेरी ऑफन इट मे बी नेसेसरी टू वार्न द पेशेंट दैट his end was near so that he might make his bill or may arrange his affairs to his own satisfaction। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर उसका पूरा इलाज कर रहे हैं पूरी सावधानी से, पूरी सतर्कता के साथ उसके लाभ के लिए कि ये पेशेंट अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, परंतु डॉक्टर देखता है कि भी इसको ऐसी गंभीर बीमारी है कि ये अब मुश्किल से हफ्ता 10 दिन जीवित रह पाएगा। फिर डॉक्टर ये सोच के कि भी अगर इसने कुछ अपने काम सेटल करने की, मान लो कोई बिल करनी है या कुछ और सेटल करना है, गुड फेथ में डॉक्टर उसको जो है बता देता है कि यार पूरी कोशिश हम कर रहे हैं आपको बचाने के लिए, परंतु आप जो है मुझे लगता है कि 8-10 दिन मुश्किल से जी पाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं जी पाओगे। अब उस व्यक्ति को उसका सदमा पहुँचता है और व्यक्ति उसी टाइम जो खत्म हो जाता है। तो ये सेक्शन जो है 31 बोलती कि उसके डॉक्टर के द्वारा ऐसी सूचना दी गई जो गुड फेथ में दी थी उस डॉक्टर ने, उसका सदमे से भले उसकी मृत्यु होगी, तो ये कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मतलब गुड फेथ में अगर किसी को कम्युनिकेशन किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 32 एक्ट विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, मतलब किसी व्यक्ति को अगर धमकी द्वारा किसी काम को करने के लिए विवश किया गया है तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में
नहीं आएगा। ये मैक्सिम है एक, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट, ये उस पर आधारित ये सेक्शन। इन दो परिस्थितियों में इस सेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। एक तो किसी व्यक्ति की मृत्यु करना या कोई ऐसा काम करना जो राज्य के विरुद्ध किया जा रहा है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। उनको छोड़कर अगर किसी व्यक्ति को तत्काल मृत्यु का भय दिखलाकर किसी काम को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा वो किए गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन इसमें दो एक्सप्लेनेशंस हैं। उसमें ये बोला गया है कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसने जानबूझकर स्वयं को अपने आप को वैसी परिस्थिति में ना डाला हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ लोग लूटपाट करने आ रहे हैं और एक व्यक्ति तमाशा देखने के लिए चला गया वहां, और जो लूटपाट करने आए थे उन्होंने उस मारपीट करने का भय दिखलाकर अपने दल में शामिल कर लिया, तो उसको इस बात का लाभ नहीं मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन दो बोलती है कि अगर मान लीजिए एक डाकुओं का दल है, उन्होंने किसी लोहार को पकड़ लिया और उसको बोला कि आप इस तिजोरी का ताला तोड़ो नहीं तो आपको अभी हम जान से खत्म कर देंगे। तब उस लोहार को लगता है कि अगर मैं इस तिजोरी का ताला नहीं तोड़ता हूं तो ये मेरे को जान से मार देंगे, अभी तत्काल मृत्यु का भय है, और फिर उस काम को वो करता है, उनके कहने पर तिजोरी के ताले को तोड़ता है, तो उसके द्वारा किए गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये जो सेक्शन है इसमें यही है कि अगर किसी व्यक्ति को दो बातें छोड़कर कोई हत्या कर देता है या राज्य के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध कर देता है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है तो उसको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। अन्यथा अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखलाकर कोई अपराध, कोई कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसके द्वारा किए गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो लास्ट सेक्शन है इसकी वो है 33, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ऐसा कोई काम जिससे बिल्कुल तुच्छ हानि हो, बड़ी मामूली सी हानि हो। तो ये जो सेक्शन है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन द मैक्सिम दैट द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ द ट्रिफल। दिस एक्सेप्शन अप्लाई ओनली टू द एक्ट विच आर एक्सीडेंट बट ऑल्सो डेलिब्रेट, ये कोई व्यक्ति चाहे जानबूझ के कोई काम कर रहा है और फिर किसी व्यक्ति को हानि हो रही है, लेकिन वो हानि इतनी कम है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जो उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो सेक्शन 33 क्या बोलती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई हानि पहुंचा रहा है, वो जानबूझकर पहुंचा रहा है, उसको पता कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे इस व्यक्ति को हानि पहुंच रही है, लेकिन वो हानि इतनी तुच्छ है, इतनी कम है कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा तो वो कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक आदमी जा रहा है, सेब का बगीचा लगा हुआ और वो देखता है बड़े अच्छे सेब हैं तो उसका मन करता है कि मैं एक सेब तोड़ के खा लूँ। अब उसको पता है कि वो जो सेब तोड़ के खा रहा है उससे जो सेब के बगीचे वाला है उसको नुकसान हो रहा है मालिक को, वो फिर भी वो एक सेब तोड़ता और खा लेता है, परंतु ये इतनी कम हानि है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जो है एक सेब खाने पर किसी व्यक्ति की चोरी की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं करेगा। तो ये कार्य जो है अपराध की श्रेणी में सेक्शन 33 बोलती है नहीं आएगा। तो ये जनरल एक्सेप्शन थी जो हमने पढ़ी सेक्शन 14 से लेकर 33 तक। जो हमारा कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसके बारे में जानेंगे कि आत्मरक्षा का अधिकार क्या होता है और किन परिस्थितियों में मिलता है और किन परिस्थितियों में आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।